तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील में हो रही देरी के बीच भारत दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत ने कल ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इसके बाद भारत के करीब 98% सामान पर ओमान में ड्यूटी ना के बराबर लगेगी। भारत ने पिछले एक दशक में अपने ग्लोबल ट्रेड फुटप्रिंट का लगातार विस्तार किया है। हाल ही में भारत ने ओमान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन करके इस यात्रा में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया है। क्या है इसका मतलब? ओमान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसके क्या मायने हैं एक आम हिंदुस्तानी के साथ साथ एक आम कारोबारी के लिए, बाकी लोगों के लिए, इसको भी आज हम समझेंगे। और इसके बाद भारत के जो ट्रेड एग्रीमेंट की कुल संख्या है वो 17 हो गई है। तो ये 17 की डिटेल्स क्या हैं, इनसे क्या फायदा होगा, आगे का रोड मैप क्या है, एक्सपर्ट्स के साथ मैं करने जा रहा हूं चर्चा। आप देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। पहले ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता। भारत का ये कदम, आप भारत के इस कदम को ट्रंप के 50% भारी भरकम टैरिफ का करारा जवाब मान सकते हैं। ओमान के साथ भारत का ये एफटीए दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज को लेकर आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में नई इबारत लिखेगा। इस डील के साथ ही भारत की खाड़ी देशों में पहुंच मजबूत होगी और लाखों नौकरियों के मौके बनने की उम्मीद जगी है। सो अलग ट्रंप के टैरिफ ने भारत को जोरदार झटका तो जरूर दिया, लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। जवाब में भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत किया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो चलिए भारत और ओमान के बीच हुए एफटीए की खास बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीमेंट की बड़ी खासियत ये है कि ओमान ने भारत के निर्यात पर बड़ी छूट दी है। ओमान करीब 99% टैरिफ लाइंस पर 0 ड्यूटी देगा, जो कि भारत के एक्सपोर्ट का 99.38% वैल्यू कवर करता है। इसमें 97.96% पर ड्यूटी तुरंत खत्म हो जाएगी। आसान भाषा में समझें तो भारतीय सामान ओमान में पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसमें टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है। ओमान की तरफ से हाथ बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अच्छी खासी छूट दे दी है। भारत अपनी 77.79% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी कम कर रहा है। ये ओमान से आयात किए जाने वाले सामान की 94.81% वैल्यू कवर करता है। लेकिन संवेदनशील प्रोडक्ट्स के लिए भारत ने टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ का तरीका अपनाया है, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में ही कम ड्यूटी का फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। कुछ अहम सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। इसका मकसद भारतीय किसान और इंडस्ट्री के हितों को सुरक्षित रखना है। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, रबर, टोबैको, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स और कई मेटल्स का स्क्रैप शामिल है। भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, 10 देशों वाले आसियान ब्लॉक और 4 यूरोपीय देशों के साथ EFTA के साथ व्यापार समझौते किए हैं। तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के अलावा न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और इजराइल जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर भारत की बातचीत जारी है। फिलहाल तो भारत ग्लोबल मंच पर अपने कारोबारी दायरे को लगातार बढ़ाता जा रहा है और आने वाले दिनों में भारत के लिए ये आर्थिक साझेदारियां मील का पत्थर साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए खास मेहमानों का रुख करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज पंत सर, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, विजिटिंग प्रोफेसर शिवनादर यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पंत आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं SC रालहन सर, प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्था है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से। बहुत बहुत स्वागत है रालहन सर, गुड इवनिंग सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर ICRIER। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, गुड इवनिंग शो पे, बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर पंत सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। हम लगातार तमाम देशों के साथ FTAs पर आगे बढ़ रहे हैं।
ज़रा हमें बताइए, जितने अभी तक एफटीएज हो रहे हैं और जितने पाइपलाइंस में हैं भी, क्या जो सबसे बड़ा संकट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाकी ट्रेड के लिहाज से अमेरिका ने हमारे लिए उत्पन्न किया है, क्या हम उसका एक मुकम्मल रास्ता खोज पा रहे हैं सर? खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग कि लेट अस देखिए, आरटीएस हमेशा इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं होते हैं। यूएसए का जो उन्होंने ड्यूटी डाली उससे आर्थिक स्थिति पे काफ़ी फर्क पड़ा, स्पेशली टेक्सटाइल्स गारमेंट्स इन एरियाज में। अब यूएई के साथ हमारी काफ़ी ट्रेड है, ऑल्सो काफ़ी ट्रेड है यूके और ईयू के साथ। तो ये हैं आरटीए जिनमें आर्थिक स्थिति में और बढ़ावा होने की पॉसिबल संभावना है। लेकिन बाकी देशों में इतना फर्क तो पड़ता नहीं। जैसे ओमान जो है, इसका टोटल ट्रेड ही कहीं 10 बिलियन है। उसमें ज़्यादातर जो आइटम्स हैं उनमें छोटी छोटी आइटम्स हैं, ये 3-4 आइटम्स हैं जिसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है हमको इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा इंपोर्ट या हमको एक्सपोर्ट फ़ायदा हो। एक है फॉर एग्जांपल एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, एक फर्टिलाइज़र है। इसमें ओमान को काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि उनकी एनर्जी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, उनके पास एनर्जी चीप है। तो इसमें थोड़ी हो सकता है कि कुछ चीज़ आए कुछ, लेकिन ज़्यादा कोई इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत लिमिटेड है इस ओमान का। लेकिन हम कर किससे रहे हैं, क्योंकि हमने यूएई के साथ किया है, अब जीसीसी के साथ अभी बात हुई नहीं है। तो दिस ओमान थिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेटिंग अप अरेंजमेंट्स टू डिस्कस ट्रेड एंड अदर इश्यूज। खाली ट्रेड इशू नहीं होता है विद दीज कंट्री जो मिडल ईस्ट में है, तो ओमान इज पार्ट ऑफ दैट। अब एक जीसीसी रह गया, यूएई के साथ तो है ही, ओमान एक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, टैरिफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जिस आइटम पे कम करेंगे या वो हमको तो फ़ायदा, वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ प्रोड्यूसर्स को फ़र्क पड़ेगा, जैसे परफ्यूम्स है इस एरिया में, वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिनमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसमें क्यू आर लगाए हुए हैं, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, सो इट डजेंट मैटर टैरिफ रेट कोटा से। ये बेसिकली वी आर, इंग्लिश में कहते हैं विनिंग फ्रेंड्स टू इन्फ्लुएंस पीपल। वी डोंट नो कि ये ट्रम्प जैसी स्थिति में आगे कहाँ जाएंगे, हमको दोस्त कहाँ चाहिए होंगे, हमारे दुश्मन कौन निकलेंगे, आर्थिक स्थिति में ही नहीं लेकिन पॉलिटिकल स्थिति में भी। तो आई थिंक वी आर सर्चिंग अक्रॉस दिस। वी हैव गॉट टेंस रिलेशन हमारे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे चाइना के साथ टेंस है, ऑल तो आई डोंट थिंक इतने बुरे हैं। अब बांग्लादेश के साथ भी थोड़ी टेंसनेस आ गई है। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिकल रीअरेंजमेंट्स ग्लोबली, ये खाली इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। तो मैं तो ये ओमान के उसको उसी नज़र से देखता हूँ। रालहन सर, क्या आप भी इसको स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखेंगे? क्योंकि अभी लगातार हमारी भी विजिट्स हुई हैं, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, तो क्या ये सारी जो विजिट्स हैं और उसके बाद जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इम्पॉर्टेंट लगती है, फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट लगती है, मोबिलिटी इन गल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगती है, या ट्रेड का आप देख रहे हैं कि ट्रेड का इसमें एक विकल्प सरीखा कुछ तैयार हो रहा है अमेरिका के बनस्पत? मैं एक दूसरी तरफ तो कमेंट नहीं करना चाहता, बट सडनली जो बोला इन्होंने या कहा है वो ये है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स हार्डली 11 बिलियन। तो 11 बिलियन में 4 बिलियन का, 4.5 बिलियन का तो हमारा ही है, बाकी उनकी इंपोर्ट है। पर लेकिन that can become a big market for outward. Okay. That can work as a campus for all these items. I mean, especially the furniture, the engineering products, and the apparels. I mean, इनको बहुत लंबा जंप मिलने वाला है. That is what I say. तो ये पॉलिटिकल मोटिव है या नहीं है, हो सकता है हो भी, लेकिन वी डोंट लुक एट दैट साइड। ओमान इज ए इम्पोर्टेंट मार्केट, आई थिंक, इन द टाइम्स टू कम। ओके,
ऑलराइट सर, मैं उस पर भी आऊँगा कि हमारा अभी ओवरऑल अगर हम इस तरह के क्योंकि अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस एफटीए पर किसी भी देश के साथ बनता है तो स्वाभाविक रूप से एक इंडियन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर या उस दिशा में रुझान रखने वाला व्यक्ति ज़रूर ये सोचता है कि हमारे लिए कौन से एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। तो मैं उस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे भी आऊँगा, लेकिन प्रोफेसर मुखर्जी मैम, क्या ये वाकई में इंडिया स्टिच कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस लगातार इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या पीपल टू पीपल या थ्रू ट्रेड इस तरह के टाइज के बाद? और क्या ये एफटीएज, जो मैं बार बार एक मूल सवाल पूछ रहा हूं कि अमेरिका ने जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करी हैं, क्या इस तरह के एफटीएज या इस तरह की संधियां दूसरे देशों के साथ हमें मदद करेंगी मैम? देखिए, एक चीज है कि इतनी जो अमेरिका के प्रेशर है इसके अगेंस्ट में हमें थोड़ा सा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हम अफ्रीका पहुंच सकते हैं, और ये अफ्रीका पहुंचने के लिए ओमान एक दर्जा है। अगर मिडिल ईस्ट में हम यूएई को देखें, बाकी देशों को देखें, तो हमारे लिए वो इजी होगा कि अगर हम इनके साथ अपना अच्छे रिश्ते बनाए तो यहाँ से हमें अफ्रीका मार्केट और आगे का मार्केट एक्सेस में इजी होगा। ये एक बात है। सेकेंडली, ये जो एफटीएस बन रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव एफटीएस है। ये सिर्फ गुड्स को नहीं देख रहा है, टैरिफ रिडक्शन को नहीं देख रहा है, ये देख रहा है टैरिफ के साथ साथ पीपल टू पीपल मोबिलिटी। और इसमें जो मेजर फायदा है कि ओमान में जो रेस्ट्रिक्शंस थे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स का या आईसीटी में जो लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनी ने अपने लोगों को इधर से उधर भेजा तो वो 20% भेज सकते थे, अभी 50% भेज सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स जो जाते हैं उसको कम समय रह सकते थे, अभी ज्यादा समय रह सकते हैं। तो हम जो पीपल टू पीपल मोबिलिटी होगा ना, तभी बिजनेस बढ़ेंगे। अभी बनिए 6000 कंपनियां उधर है और पार्टनरशिप चल रहा है, और ज्यादातर उनकी एसईजेड्स में हमारे कंपनीज हैं। जब हमारा ये जो मोबिलिटी बढ़ेगा, ज्यादा दिन रुक सकते हैं, तब बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस को हमको सोचना पड़ेगा। अदर जैसे एफटीए होता है उसके साथ हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। क्या हम ओमान से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कैसे होगा। उसके साथ साथ अगर हम किसी पे कॉस्ट ऑफ स्टे कम कर सकते हैं, जैसे मानिए अभी सोशल सिक्योरिटी की एग्रीमेंट डिस्कस हो रही है। सो ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये कई मुद्दों में जा रहा है। ओके, अगर टैरिफ के मुद्दे में जाए तो ओमान एज सच काफी हाई टैरिफ कंट्री है, और हम इसमें काफी सारा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और या वो हमें बेच रहे हैं, ऐसे सिचुएशन नहीं है। मगर अब क्या है कि हमें एक मार्केट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका के ऊपर अगर हाई डिपेंडेंस रखे तो हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होगी, इसीलिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में परचेसिंग पावर है, इसीलिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस मार्केट को सोचना और देखना थोड़ा सा जरूरी है। और इसी कारण से बिजनेसेस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। और सबसे इजी तरीका उसमें होता है कि वहां पे जो बैरियर है, जो टैरिफ की बैरियर है, वो चाहे 5% से 0 हो, वो हट चुका है। सो ये वाला हिसाब से अगर आप एफटीए करोगे और 2-3 कंट्रीज के साथ करोगे तो चांस है कि आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ कर सकते हो। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ एफटीए करना कोई आसान काम नहीं है। यूरोपियन यूनियन से लेके सबने अपने ट्राई किए हैं, कोई सक्सेसफुली पहुंच नहीं पाए। ये जो इंडिया ने एक एक कंट्री को चुन के कर रहे हैं, शायद ये उसको आगे जाने में हेल्प करेगा। तो कुल मिला के छोटे छोटे कदमों से प्रोफेसर पंत सर, क्या हम छोटे छोटे कदमों से बड़ा बजाय कि एक बड़ा, क्योंकि हमने यूएस के साथ भी हमने देखा कि तमाम तलखियों के बावजूद हम किसी हड़बड़ी में नहीं दिखे। अभी भी हम, यूएस ने हम पे कई तरह के आरोप लगाए कि भाई ये तो एकदम थका देने वाली प्रोसेस है आप लोगों की, उनका फ्रस्ट्रेशन भी दिखा, उनकी साइड के लोगों ने भी कहा। तो क्या हम छोटे छोटे कदम रख रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि हम छोटे छोटे देशों या छोटे छोटे ट्रेडिंग जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनके साथ
इस तरह की FTAs करके या CEPAs करके एक रिलायबल ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करें, और क्या ये सही स्ट्रैटेजी है सर? दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये ओमान में और मे नॉट लीड यू देयर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक दो नंबर्स मैं आपको बता दूं कि जो आप ये सोचिए कि 37% आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़ी चीजों में है, फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा। ओके। करीब 18% तो फर्टिलाइजर है, जो आप रोकेंगे तो है नहीं क्योंकि आपको जरूरत है, और ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%। अब जिन चीज़ों में इंडिया का टैरिफ हाई है, अबव 20%, तीन कैटेगरी होती है, 7, 7.5, 10%, 20, वो बहुत कम है। उनका शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स बहुत ही कम है, अबाउट लेस देन 1%। एक दो जैसे परफ्यूम्स हो गया। सो आप इंडिविजुअल एक दो प्रोड्यूसर्स को इंडिया में फर्क पड़ सकता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अर्पिता ने जो कहा दैट इज करेक्ट। अगर आप आज के दिन जाए ओमान, मैं 2-3 बार गया हूँ, आप देखेंगे कि ओमान एक मिडल ईस्ट की एक अलग देश है जहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट में सब इंडियंस हैं। इंडियंस एट द टॉप इन ऑल कंपनीज। तो उनका ज़्यादा दबाव है कि वी नीड मोर स्किल्ड पीपल इंडिया। तो ये मोड फॉर मूवमेंट, जो नेचुरल पर्सन की मूवमेंट जो कहा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक ट्रेड इज सच अ बिग थिंग इन दिस थिंग, बट दिस मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन जो कि दे कैन स्टे लॉन्गर, दे कैन हैव वीजाज टू स्टे लॉन्गर, ये जो किया है ये जरूरी है। बट आई बिलीव ये ओवरऑल पर्पस है कि मिडल ईस्ट से हम अपनी पॉलिटिकल रिलेशंस इंप्रूव करें फॉर मेनी रीजन व्हिच आई डोंट वांट टू गो टू नाउ। एक और इशू आती है जो आई थिंक उनके माइंड में है कि देखिए, याद करिए ओमान का चाइना के साथ भी एग्रीमेंट है, नॉट ओनली अस। तो हमको जब रूल्स ऑफ ऑरिजिन सेट करेंगे तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यही लड़ाई हो गई थी ये आसियान के साथ, इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यही बात हो गई थी कि चाइना ने आसियान के थ्रू हमारे को बहुत सारे इंपोर्ट्स किए। अब आज के दिन जब अमेरिकन मार्केट थोड़ी देर के लिए बंद हो रही है तो चाइना के पास बहुत सारा अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है, एंड दे आर विलिंग टू अंडरकट द मार्केट टू समहाउ सेल। उनको अपना इंटरनल सिचुएशन ठीक रखना है। तो वी वांट टू बी वेरी केयरफुल कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना डोंट स्लिप इनटू दैट। एंड आई थिंक वन वे ऑफ डूइंग दैट इज लुकिंग एट व्हाट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ ऑरिजिन। सो आई थिंक रूल्स ऑफ ऑरिजिन सेटअप करना ओमान के साथ ज़्यादा जरूरी है। कितना हम टैरिफ कम कर दें, उनके एक्सपोर्ट्स आए हम कर दें, इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। बट रूल्स ऑफ ऑरिजिन टू प्रिवेंट, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, tariff shopping from China or other country. Now take for example US. Technically we could go to UAE, to Oman, export to UAE, to US because US has got a free trade agreement. लेकिन मुझे पता है US will set up terms of conditions. Already जैसे उन्होंने कह दिया मेक्सिको से कि आप भी 50% करिए, क्योंकि आप ट्रेड करते हैं इंडिया से, हमने इंडिया 50% करे, आप भी 50%। So they will also stop this. So ट्रेड वाइज ये ज़्यादा टैरिफ शॉपिंग होती नहीं है। तो ये आप देखेंगे डेटा कहता है कि ट्रेडर्स ज़्यादातर यूज़ नहीं करते FTAs, क्योंकि कम्बरसम प्रोसेस बहुत है। जब तक ये पता करो कि इसका लागू टैरिफ कहाँ हो रहा है, आदमी कहता है भैया ऐसे सीधा ट्रेड करो। आई थिंक पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूवमेंट, विच इज बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट। हम इकोनॉमिस्ट ही हैं, हम सोचते हैं हर एक चीज में इकोनॉमिक्स ही होती है, दैट इज नॉट ट्रू। बहुत जरूरी होता है। अब देखिए रशिया सडनली बिकम इम्पोर्टेंट। 4 साल से हमने रशिया से बात ही नहीं की, क्योंकि फायदा तो है नहीं। अब जब ये US का दबाव पड़ा तो सडनली रशिया इज अ गुड प्लेस टू थिंक ऑफ FTA फॉर पॉलिटिकल रीजन। वी हैव नो इकोनॉमिक benefits to gain from Russia. तो ये अभी हम सर्चिंग प्रोसेस है। ये सर्चिंग प्रोसेस 90s में भी शुरू हुई थी, फिर WTO के बाद सेटल हो गई थी। अब जब हमारा मल्टीलैटरल, अब ये ट्रम्प ने सारा मल्टीलैटरल सिस्टम फिर बंद कर दिया है। तो अगेन पीपल नाउ सर्चिंग फॉर गुड फ्रेंड्स। लेट अस सी वेयर इट लीड्स। आपने सही कहा सर, और ऐसा लग रहा है कि अभी जो होमवर्क हो रहा है वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है। बहुत ज्यादा ट्रेड हमारा संभवतः उतना फोकस में ना हो, लेकिन जो आपने शुरुआत में जो कहा था, other issues are more important than trade at the moment. Absolutely. बट हुआ ये है रालन सर कि ये जो भी हो रहा है, जैसे सर बता रहे हैं कि इसके मायने और इसके इंटेंशन स्ट्रेटेजिक ज़्यादा हैं बजाय के ट्रेड के। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स नंबर्स भी अगर आप देखेंगे नवंबर 2024 टू 2025 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट
15.5 से ऊपर, और मर्चेंटाइज में भी लगभग 20% और सर्विसेज में भी लगभग 12% का भी डेटा आया है कि हमने ये देखा है। और ट्रेड डेफिसिट भी शायद नैरो हुआ है 61% तक। इसी बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो आपकी बहुत बड़ी संस्था है रालन सर, उससे भी जुड़े हुए हैं सब, तो सबके मन में एक भावना आ रही है कि भाई अब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अच्छा बढ़ सकता है, अगर मैं बहुत सतही या साधारण भाषा में कहूँ। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हमारा अभी भी इंटरनेशनल फ्रेट के जो दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी प्रॉब्लम है। तो एक कारोबारी के हिसाब से जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, अभी उसके पेन पॉइंट क्या क्या बचे हुए हैं सर? खबरें तो बड़ी अच्छी आती हैं कि इससे भी संधि हो गई, उससे भी संधि हो गई। हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि वाह भाई अब तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर खूब पैसा बनाएंगे, ऐसा होता है क्या सर? देखो फीलिंग तो ये आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, we feel very happy हाँ, to have the, but like Oman, I mean hardly exports, as said 4.5 बिलियन तो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप इट्स गुड आइडिया। मुझे क्या लग रहा है कि सारा माल जो मिडिल ये साउथ अफ्रीकन मार्केट में जो जा रहा है जी, उसके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हब बन सकता है कि उनको आसानी यहाँ हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएई से भी माल उठा रहे हैं हमारा। तो लेकिन वहाँ पेमेंट की बहुत प्रॉब्लम है, तो दे कैन मैनेज द पेमेंट, आई थिंक ओमान कैन डू इट। तो ओमान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खुलेगी अफ्रीकन कंट्रीज। और मैं जैसे पहले भी कहा है, वी आर सिंपली एक्सपेक्टिंग, we expecting the SEPA with Oman was nobody was expecting as a fact. But I think we manage how to take the advantage of this SEPA and FTAs. I think we will do something. बट सर, हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, रालन सर, एक तरफ को हम अगर ओमान का मसला छोड़ भी दें, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो संभवतः हर ट्रेडर के लिए हो, हर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए हो, कि हम हेडलाइंस में हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट डाइवर्शन बड़ा तेजी से हो रहा है, अभी स्वाभाविक है, पार्ट ऑफ डाइवर्शन। हाँ, लेकिन क्या वाकई में जो हमारी अपनी जो दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स का, पोर्ट्स का, लॉजिस्टिक्स का, दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हमको पीएलआई देना, एक्सपेंशन करना है, एमएसएमईज को जो हमको सपोर्ट देना था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमको और स्ट्रेंथन करना था, जिससे एक आम कारोबारी, एफटीए, सेपा, ये अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हमारा माहौल है देश का सर, वो कैसा लग रहा है आपको और कहाँ काम करना है उसके लिए? देखो, लास्ट ईयर फिगर देख ही लिया आपने कि ग्रोथ हुई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, 50% टैरिफ होने के बावजूद अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने बम्पर इंपोर्ट की थी, वो माल उनका खत्म हो गया, अब वहां से छोटे छोटे ऑर्डर आने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। they have come to the extent, okay, give us 10% discount, we will give you all the orders. So आ रहे हैं, वहां से ऑर्डर शुरू हो गए हैं, हालांकि 50% दे आर रेडी टू पे एज द टैरिफ। ये बात नहीं है, अमेरिका का भी गैप कम हो जाएगा, इट विल, ये हमें जरूर मदद करेगा, उसके में थोड़ा ऐड करेगा एज ए कैटलिस्ट, कि उस गैप को हम और थोड़ा सा घटाएं। अच्छा। और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएं। ओके, ऑलराइट सर। डॉक्टर मुखर्जी मैम, अभी हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं? जैसे आप लोगों से बातचीत में बीच में हमको समझ में आता है कि हम एफटीएस तो कर रहे हैं, लेकिन एफटीएस का इम्प्लीमेंटेशन प्लस यूटिलाइजेशन बड़ा स्लो है। मतलब आप कर भी दीजिए तो भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको कंप्लीटली आने में। अभी भी हम, ये कहा जाता है कि हम अभी भी राह देख रहे हैं कि यूएस कब हम पर रहम करके, या रहम ना भी करे, हमसे बातचीत करके एक मेज़ पर आके फिर हमको रिलीफ देगा। तो अभी भी क्या हम सिंगल मार्केट पर हम ओवर डिपेंडेंस दिखा रहे हैं अपनी? कहा यह भी जाता है कि भाई आप हाईटेक में क्यों नहीं जाते हो, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में क्यों नहीं जा रहे हो, आप बार बार
एक जगह से माल लिया वहां बेच दिया, वैल्यू एडिशन नहीं होता है मतलब हिंदुस्तान में। तो क्या हमारी जो अप्रोच है मैम टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी वो सही है मैम अभी या नहीं? देखिए, हमारे जो सस्टेनेबल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी आप जो बोल रहे हैं उसको अगर सस्टेनेबिलिटी में बहुत कुछ आता है। सस्टेनेबिलिटी में ये भी होता है कि आप ये फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कीजिए। हाँ, तो अगर आप सस्टेनेबल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज पे जाए तो हमें जो कुछ चीजें करना है उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो पिन पॉइंट्स है ना, जो जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट शायद राइज हो रहा है उस पे काम करना चाहिए। जैसे मानिए पेपरलेस ट्रेड एग्रीमेंट्स कर ले, फास्ट ट्रैक कार्गो क्लियरेंस कर ले, इसमें ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेडर्स कॉम्पिटिटिवनेस उनकी बढ़ जाएगी। सेकंड जो पॉइंट है, ये बात नहीं है कि देखिए कि हम अमेरिका के डिपेंडेंट है या हम डर गए। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट हम लोग वेट एंड वर्क फॉर्मेट में निगोशिएट कर रहे हैं और उसका भी कोई कारण है, क्योंकि कारण ये है कि जनवरी में अमेरिका भी अपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी। ये जजमेंट टैरिफ के फेवर में भी आ सकता है, टैरिफ के अगेंस्ट में भी आ सकता है। मानिए अगर ये जजमेंट की जो रिजल्ट है वो फेवरेबल हो तो फिर ये 50% टैरिफ ना भी रह सकता है। सेकेंड पार्ट ये है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर हमारे ईयू डील्स हो गए तो दैट विल मेक अमेरिकन वो लेस कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू द यूरोपियन यूनियन। तो वो वाली जो पूरी बात है, ऐसा नहीं है कि एफटीएस अगर आप करोगे दूसरे देश को भी ये लग सकता है कि शायद मेरा मार्केट इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है और मेरे पास उतना अच्छा एक्सेस नहीं रहेगा अगर मानिए हमने एक्सेस यूरोपियन यूनियन को दे दिया। ओपन से डराना थोड़ा मुश्किल है मगर ईयू से डराना ज्यादा इजी है। ये एक बात हम अगर आप इसका बोले कि अमेरिका के ऊपर क्या असर होगा, मेरा कहना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम एफटीए करें, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ करें, तो जरूर अमेरिकन कंपनी सोचेंगे कि हाँ हम तो पीछे रह गए। या मैम जो मैं कह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, जो मैं कह रहा था कि हमारा फोकस हाईटेक या वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर या तो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बड़ी चीज है या हमारा अभी भी लेबर इंटेंसिव डोमिनेंट जो हमारा फोकस उसी पे है वो सही है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हैं, अभी हम मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Okay. हम लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी देरी से आए हैं। आप पहले प्रोडक्शन करते हो फिर आप एक्सपोर्ट करते हो, आप रातों रात एक्सपोर्ट नहीं करते। हम लोगों का ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स था, लेबर इंटेंसिव था। अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इवन वो धीरे धीरे होगा। यस मैम, पंत सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी सर, पंत सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। आई वाज जस्ट सेइंग कि देखिए ये आप जो बात कहते हैं ना वैल्यू एडेड, कभी कभी ये जो वैल्यू एडेड आइटम होती है ना उसका इट इज नॉट वेरी पॉलिटिकली फीजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो बहुत सारे आप हाईटेक, फॉर एग्जांपल आपकी एक मेजर एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। अब दूसरी आपकी देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा है, वो है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। एक सेकेंड, वो है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। अब टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में काफ़ी फर्क पड़ा है इंडिया को ये यूएस की होने से। अब देखिए क्या होता है, अब आप हम किसी और क्यों ना एक्सपोर्ट करते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेडिंग ओवरनाइट नहीं होती। अब देखिए ये जो आपने बताया था कि इस समय हमारा काफ़ी ट्रेड्स वो डेफिसिट कम हुआ, इसका क्योंकि हमको सबको पता है कि अगस्त सितंबर में ट्रम्प के होने से काफ़ी सारी वो प्रीएम्प्टिव एक्सपोर्ट्स हुए थे और प्रीएम्प्टिव इंपोर्ट्स भी हुए थे। अब वो प्रीएम्प्टिव एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। देखिए थोड़ा आप अगर ट्रेडर से बात करें दे विल टेल यू कमोडिटी ट्रेड में आज के दिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसकी डील पहले हो गई है। अब जो डील बंद हो गई है बिकॉज यूएस की जो सिचुएशन है वो अगले साल के लिए है, तो अगले साल के ऑर्डर्स अभी डाउन हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च से कम हो जाएगा, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो इंडिया की गलती को, अब जो आदमी ऐसा करता है तो जो हम कहते हैं कि जब आदमी की मति भ्रष्ट होती है तो अब क्या करा जाए उसमें। बट लेट मी टेल यू, आई एम कन्विंस्ड, आई विल टेल यू व्हाई आई एम कन्विंस्ड कि दी
ट्रम्प्स इशू इज पॉलिटिकल नॉट इकोनॉमिक्स। बिकॉज हमारा इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा फायदा यूएसए में सर्विसेज में है, ट्रेड में नहीं है। जी जी एंड आई स्टिल बिलीव कि नवंबर दिसंबर तक देयर विल बी बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड ही विल ब्रिंग डाउन द 50% टैरिफ। वो मस्ट है। उससे बताऊं क्या होता है, खाली यूएस की ट्रेड फर्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलिया जो ट्रेड कर रहा है वो भी सोचते हैं कि हमारी Correct. मार्केट की वजह से, और जो मैक्सिको की मार्केट जो है वो कहते हैं अब देखिए मैक्सिको ने कह दिया कि नहीं आप भी 50% करेंगे हम पे। ये ज़रूर हुआ है कि टैरिफ के थोपे जाने के बाद से बहुत सारी कंट्रीज़ का सोचने का नज़रिया भी बदला है। संभवतः वो आगे चल के सबके पक्ष में जाए। कहा भी जाता है कि बहुत सारी छोटी छोटी मकड़ियाँ अगर एक साथ मिल जाएं तो बड़े हाथी को जाल में फंसा सकती हैं। ये इस तरह की कहावतें भी हैं, बट बहरहाल जी यस सर। कि क्या कर दो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं राइट है। सर, राइट सर। मेरे पास वक्त की कमी है सर, बातचीत आपसे और भी करनी थी तीनों से, लेकिन आपने वक्त निकाला, इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी मैम, आपने वक्त निकाला। SC रालन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, मनोज पंत सर, धन्यवाद। समय दिया।